हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। बच्चे, इस बार हम लोग हैं अपने बीसी के बिजनेस एंड कॉमर्शियल नॉलेज के चैप्टर नंबर 4 के साथ। याद करो बच्चा, अब तक हम लोगों ने 3 चैप्टर बीसी के कंप्लीट कर लिए हैं, है ना। हमने उसके जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं जो हमसे हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, हमने उन सारे क्वेश्चंस को भी कंप्लीट कर लिया है। आज बारी है बच्चे चैप्टर नंबर 4 की, बीसी की, है ना। इसमें बात हम लोग गवर्नमेंट पॉलिसी फॉर बिजनेस ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट की क्या क्या पॉलिसियां हैं, हम लोग इसकी बात इस चैप्टर में करेंगे। ठीक है, तो आना बच्चे बड़े ध्यान से अपने सेकंड लास्ट चैप्टर नंबर 4 बीसी के जुड़ना। इसके बाद बाबू एक चैप्टर या शायद 2 चैप्टर और है और फिर ये हमारा बीसी के खत्म हो जाएगा। तो बड़े ध्यान से देखना बच्चे, चैप्टर आपका कहता है गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर बिजनेस ग्रोथ, है ना। सरकार की नीतियां बिजनेस के ग्रोथ, विकास के लिए। लर्निंग आउटकम्स, बच्चे इस चैप्टर को पढ़ के आप क्या क्या सीख रहे होगे पहले ये देख लो। कहता है आफ्टर स्टडिंग दिस यूनिट यू विल बी एबल टू, इस यूनिट को पढ़ने के बाद आप एबल होगे किस में, हाईलाइट द परसेसिवनेस ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन बिजनेस। आप इस बात को समझ पाओगे, आप इस बात को जान पाओगे कि किस तरह से सरकार की नीतियां हमारे बिजनेस पॉलिसी के लिए, हमारे व्यापार के लिए किस तरह से जरूरी होती हैं। एक्सप्लेन रेस्ट्रिक्टिंग, रेगुलेटिंग एंड फैसिलिटेटिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज, कहता है कि यहाँ पे आप गवर्नमेंट के पॉलिसियों के द्वारा किस तरह से बिजनेस को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है, फैसिलिटेट किया जाता है, ये आप समझ पाओगे। डिस्क्राइब द मेजर शिफ्ट्स इन गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑन बिजनेस सिंस इंडिपेंडेंस, कहता है कि आज़ादी के बाद से जो गवर्नमेंट के जो पॉलिसियों में, नीतियों में जो सबसे बड़ा बदलाव आया है, उन बदलावों को आप यहाँ देख पाओगे। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस ऑफ लिबरलाइजेशन, आप यहाँ पे उदारीकरण, लिबरलाइजेशन जिसको कहते हैं बच्चा, 12th में आपने पढ़ा होगा, आप उस लिबरलाइजेशन के बारे में आप जान पा रहे होगे। कहता है एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट एंड मेजर्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी, सरकार की जो ग्लोबलाइजेशन, जो वैश्वीकरण की जो नीति है, ग्लोबलाइजेशन की जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी के बारे में आप जान पा रहे होगे। डिस्क्राइब प्राइवेटाइजेशन एज अ सोर्स ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटीज ऑफ बिजनेस ग्रोथ, साथ ही साथ आप यहाँ पे प्राइवेटाइजेशन के बारे में जान रहे होगे, जो अभी के समय में हमारे देश के बिजनेस ग्रोथ के लिए एक सबसे बड़ा और सबसे बेहतर एक स्रोत है, सबसे बेहतर एक उपाय है। तो चैप्टर ओवरव्यू, इंडियन पब्लिक पॉलिसीज, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, पॉलिसी आउटकम्स, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स, इकोनॉमिक ग्रोथ, ये सारी बातें। आना बच्चा इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के साथ जुड़ना मेरे साथ और देखना इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कहता क्या है। कहता है रमन वॉज अ कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएट एंड ही डेवलप्ड एन ऐप बेस्ड सोल्यूशन फॉर ब्लाइंड स्टूडेंट्स, है ना। रमन जो है वो कौन है, कंप्यूटर साइंस से ग्रेजुएट किया है और एक ऐप डेवलप करता है अंधे बच्चों के लिए, ब्लाइंड स्टूडेंट्स के लिए। अली हिज फ्रेंड वॉज अ सीए रैंक होल्डर, अली उसका जो दोस्त था वो सीए था, रैंक होल्डर था। अली हैड 3 ऑफर फ्रॉम 2 बिग ऑडिट फर्म्स एंड फ्रॉम अ कंसल्टिंग कंपनी। रमन अंडरस्टैंड्स टेक्नोलॉजी, है ना। क्या कहता है, कहता है कि अली के 3 बड़े बड़े ऑफर हैं, है ना, ऑडिट फर्म्स के, और साथ ही साथ कंसल्टिंग कंपनी, एक कंसल्टिंग कंपनी के तौर पे भी, और कहता है कि जिसमें रमन जो है वो टेक्नोलॉजी का काम करता है। बट ही डज नॉट नो फाइनेंस, लेकिन वो फाइनेंस नहीं जानता है। लॉ एंड गवर्नमेंट, रमन के बारे में कहता है कि रमन जो है वो टेक्नोलॉजी के बारे में समझता है, लेकिन फाइनेंस के बारे में, लॉ के बारे में, गवर्नमेंट पॉलिसी के बारे में कुछ नहीं जानता है। On the other hand, Ali has no exposure to technology, but he understands patent law, IPR, intellectual property law, GST formalities, financial reporting and corporate governance issues. Ali understands the commercial possibilities of Raman's innovations. They form a team to pitch for arranging funds from venture capitalists. ये लो बच्चा, कहता है कि वहीं दूसरी तरफ जहाँ पे अली जो है वो लॉ की बातें, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट की बातें, वो पेटेंट की बातें, इन सारी बातों को जानता है, लेकिन वो टेक्नोलॉजिकली साउंड नहीं है। तो कहता है कि टेक्नोलॉजी के मामले में जो एक और बंदा है, कहता है कि वो बड़ा ही अपडेटेड है। अली बहुत कुछ जानता है टेक्नोलॉजी के बारे में, लेकिन वो लॉ के बारे में, पेटेंट के बारे में, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में, गवर्नमेंट के पॉलिसी के बारे में कुछ नहीं जानता है। तो क्या होता है कि ये दोनों मिल जाते हैं और मिल करके एक कंपनी फॉर्मुलेट करते हैं, जिससे इन लोगों का जो आगे का, ये लोग बिजनेस के बारे में सोच रहे होते हैं और साथ ही साथ ये लोग ये भी सोच रहे होते हैं कि किस तरह से हमें फंड को रेज करना है, कैसे हमें पैसे इकट्ठे करने हैं और ये सारी बातें। फिर कहता है लीगल प्रोसेसेस, है ना।
कहता है दे फॉर्म अ टीम टू पिच फॉर अरेंजिंग फंड्स फ्रॉम वेंचर कैपिटलिस्ट। वो लोग एक टीम बनाते हैं जिसमें फंड अरेंज करेंगे। लीगल प्रोसेस की बात करते हैं, टैक्स पॉलिसीज, बिजनेस रिस्ट्रिक्शंस, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ एनी नेशन फॉलोज फ्रॉम गवर्नमेंट पॉलिसीज। नेचुरली गवर्नमेंट पॉलिसीज आर सिन क्वा नन फॉर ऑल स्फेयर ऑफ द कंपनी। कहता है कि जितनी भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं वो सारे के सारे कंपनियों के लिए एक समान होती हैं। नॉट ओनली द स्टार्टअप्स डेवलप्ड बाय यंग एंटरप्रेन्योर्स लाइक रमन एंड अली, द बिग कंपनीज ऑल्सो फेस अ नंबर ऑफ पॉलिसीज इशूड फॉलोड बाय अ स्टेट। कहता है कि ज़रूरी नहीं कि रमन और अली ने मिलकर के जो स्टार्टअप स्टार्ट किया है सिर्फ उसी में उसको गवर्नमेंट के अलग अलग नॉर्म्स, अलग अलग रिस्ट्रिक्शंस का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ उसके अलावा भी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उन लोगों को भी सरकार के ये रूल्स या रेगुलेशंस को फॉलो करने पड़ते हैं। कहता है इन बांग्लादेश एज अ स्टेट पॉलिसी इंपोर्ट ऑफ सेकेंड हैंड फॉरेन कार्स इज अलाउड। कहता है कि बांग्लादेश में मतलब वहाँ के सरकार का पॉलिसी है कि बाहर के देशों से सेकेंड हैंड कारों को इंपोर्ट किया जा सकता है ना, अपने देश में, बहुत सारे देशों में नहीं है। टोयोटा स्टेट्स दिस पॉलिसी टू देयर फेवर। टोयोटा इस पॉलिसी को अपने फेवर के तौर पे यूज़ करती है। सेकेंड हैंड टोयोटा कार्स आर सोल्ड इन नंबर्स थ्रू टोयोटा अप्रूव्ड डीलर्स इन ढाका। रिफर्बिश कार कलेक्टेड फ्रॉम बाईबैक स्कीम आर सोल्ड इन ढाका मार्केट। कहता है कि अब ऐसे केस में उस कार को, जो कार पुरानी हो चुकी होती है, उसको रिफर्बिश करके उसमें फिर से जितनी भी कमियां हैं, जो भी खराबियां, उन सबको ठीक करके और टोयोटा जो है वो अपने अप्रूव डीलर्स से ढाका में उन कारों को बेचती है। कहता है टोयोटा मैनेजेस सेवरल सर्विसेज स्टेशंस इन ढाका, चित्तगोंग, राजशाही टू प्रोवाइड आफ्टर सेल सर्विस। कहता है कि टोयोटा जो है वो ढाका में, चित्तगोंग में, राजशाही में, इन सब में आफ्टर सेल सर्विस भी प्रोवाइड करती है। तो बच्चा ये गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसियां हैं जिनके बारे में हमें इस चैप्टर में जानना है। इन पॉलिसियों से आपको ये पता चलता है कि अगर आप इन पॉलिसियों को सही तरीके से समझ जाते हो तो इन पॉलिसियों के सही समझ से आपको बेनिफिट ये मिल सकता है कि आप उनका इस्तेमाल अपने फ़ायदे के लिए, अपने बिजनेस के डेवलपमेंट के लिए भी कर सकते हो। ये कहता है ऑन द कॉन्ट्ररी, वहीं दूसरी तरफ उसके ठीक उल्टे, इन इंडिया एज गवर्नमेंट पॉलिसी नो फॉरेन कार मैन्युफैक्चरर्स आर अलाउड टू सेल इंपोर्टेड कार्स। ये लो, कहता है हमारे देश में कोई भी फॉरेन कंपनीज जो है, कार कंपनी, वो अपना कार डायरेक्टली हमारे देश में नहीं बेच सकता। दे नीड टू फॉर्म एन होली ओन्ड इंडियन सब्सिडरी और टू बी अ पार्ट ऑफ अ जॉइंट वेंचर। कहता है उन लोग को या तो पूरे तरीके से किसी इंडियन कंपनी का सब्सिडरी बनना पड़ेगा या फिर एक कंपनी के साथ मिल करके जॉइंट वेंचर करना पड़ेगा। कहता है टोयोटा मैन्युफैक्चर्स कार्स इन इंडिया एज अ जॉइंट वेंचर विथ किर्लोस्कर मोटर्स। हमारे देश में टोयोटा जो कार मैन्युफैक्चर करता है वो किसके जॉइंट वेंचर में? किर्लोस्कर मोटर्स के साथ। एवरी नेशन डिफाइंस इट्स मोड ऑफ गवर्नेंस थ्रू अ नंबर ऑफ पॉलिसीज। कहता है हर देश अपने देश को चलाने का तरीका जो है वो बताती है अपने अलग अलग पॉलिसियों के द्वारा, और ये कुछ पॉलिसी हमारे देश की है ना। दीज पॉलिसीज आर डिस्क्राइब्ड एज पब्लिक पॉलिसी, और इन्हीं पॉलिसियों को, इन्हीं नीतियों को हम लोग पब्लिक, सरकारी नीतियां भी कहते हैं। इन द नेशनल एंड इंटरनेशनल पैरेलल्स पब्लिक पॉलिसीज आर एज ओल्ड एज गवर्नमेंट्स। कहता है कि नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की अगर बात की जाए तो बाबू याद रखना कि जितनी भी पब्लिक पॉलिसीज़ होती हैं वो उतनी ही पुरानी होती है जितनी पुरानी उस देश की सरकार है। कहता है इन द पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर पीरियड अ नंबर ऑफ ट्रांजिशनल कंपनीज इवॉल्व्ड विच स्टार्टेड टू वर्क इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। कहता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म हो जाने के बाद बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो इवॉल्व हो करके, मतलब बाबू जो नए तौर पे जिन्होंने अपने बिजनेस को स्टार्ट किया है, और साथ ही साथ वो संसार भर के अलग अलग जगहों पे वो सारी कंपनियां काम कर भी रही हैं। दे अलाइन देयर ऑपरेशंस अकॉर्डिंग टू पब्लिक पॉलिसीज ऑफ दोज नेशंस वेयर फॉर्म दे ऑपरेट, है ना। कहता है कि ये लोग जो हैं अपने ऑपरेशंस को उनके साथ मिलाते हैं अकॉर्डिंग टू द पब्लिक पॉलिसीज़, उन देश के पॉलिसीज़ के साथ, है ना, जहाँ पे उन लोग को काम करना होता है। इफ़ वी गो थ्रू द ह्यूमन रिसोर्स चैलेंज of the heavy vehicle manufacturer Volvo, we see that they have approximately 95,000 employees all over the world. The company promises to treat everyone with respect. They want to foster an inclusive culture where everyone can contribute to their full. ये लो बच्चा, कहता क्या है कि अगर बात आप ह्यूमन रिसोर्स चैलेंज की करते हो तो एक व्हीकल कंपनी है जिसका नाम वॉल्वो है बच्चा। उस वॉल्वो कंपनी के पास तकरीबन, आपने सुना होगा वॉल्वो का बस, उस वॉल्वो कंपनी के पास तकरीबन 95,000 एम्प्लॉई हैं, और वो सारे के सारे अपने एम्प्लॉई को रिस्पेक्ट, इज्जत के साथ ट्रीट करने की बात करते हैं। कहता है कि
वॉल्वो जो है वो हमेशा अपना सबसे बेहतर सर्विस देना चाहता है ना। कहता है टू देयर फुल पोटेंशियल एंड बी एक्सेप्टेड फॉर हु दे आर रिगार्डलेस ऑफ जेंडर आइडेंटिटी, नेशनैलिटी, एथनिक ओरिजिन, रिलीजन, एज, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, एनी डिसेबिलिटीज ईटीसी। कहता है वॉल्वो जो है वो अपने एम्प्लॉय को किसी भी तरह की कोई भी डिसेबिलिटी क्यों ना हो, अगर वो काम करने को तैयार हो, किसी देश का हो, किसी रिलीजन का हो, तो उसका पूरा पूरा स्वागत किया जाता है ना। और उसके काम से ये कंपनियां आगे बढ़ती हैं, है ना, अपना प्रॉफिट, अपना डेवलपमेंट करती हैं, इन एम्प्लॉयज़ का भी डेवलपमेंट करती हैं। हेयर लाइज द चैलेंज ऑफ द कंपनी। यहाँ पे कुछ चैलेंज है। द जेंडर इक्वालिटी पॉलिसीज आर नॉट सिमिलर इन ऑल कंट्रीज। कहता है कि हर देश में जेंडर इक्वालिटी पॉलिसी सिमिलर नहीं है। सो वेरिड आर द पॉलिसीज टुवर्ड एथनिक ओरिजिन केसेस, रिलीजियस इशूज ईटीसी। कहता है अलग अलग पॉलिसियाँ हैं बाबू। एथनिक ओरिजिन, कहाँ पे आपका ओरिजिन हुआ है, कौन से रिलीजन को आप फॉलो करते हो। दैट इज़ वाई दे मेक हरक्यूलियन एफर्ट एवरी डे टू प्रमोट एन इंक्लूसिव वर्क प्लेस फॉर इंक्रीजिंग डाइवर्सिटी। इसलिए वो लोग हमेशा बहुत ज़बरदस्त कोशिश करते हैं कि हर एक एम्प्लॉय को एक बेहतर वर्क प्लेस दे सके, जिसमें हर एक एम्प्लॉय जो है सही तरीके से काम कर सके और उस इकॉनमी को, उसके कंपनी को आगे बढ़ा सके। दे framed the Volvo way, the Volvo Group Code of Conduct which outlines the minimum expectation for all employees। कहता है उन लोगों ने फ्रेम कर रखा, तैयार कर रखा है Volvo way and the Volvo Group Code of Conduct which outlines the minimum expectation for all employees। उन्होंने अपने कंपनियों में कुछ ऐसे तरीके बना रखे हैं, ऐसे गाइडलाइंस बना रखे हैं जो वो लोग मानते हैं कि ये गाइडलाइन जो हैं हमारी कंपनी में लगभग जितने भी मेरे एम्प्लॉय हैं सब फॉलो करेंगे। इन फैक्ट ऑल लार्ज कॉरपोरेट हाउसेज अलाइन देयर कॉरपोरेट पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू द सेट गवर्नमेंट पॉलिसीज ऑफ द होस्ट नेशंस। कहता है कि इनफैक्ट अगर कहा जाए तो जितने भी लार्ज कॉरपोरेट हाउस हैं वो अपने कॉरपोरेट पॉलिसीज़ को तैयार करते हैं, है ना, जिसमें वो लोग होस्ट नेशन को वो सारे फैसिलिटीज़ वो लोग देते हैं। पॉलिसी फ्रेमवर्क इन इंडिया अ हिस्टोरिकल स्केच। हमारे देश के अगर पॉलिसी फॉर्मुलेशन की बात करो, हिस्ट्री की बात करो, तो देखो बाबू हमारे देश में जो पॉलिसियाँ थी वो किस तरह से हमारी कंपनियों का फ़ायदा करती थी या नुकसान करती थी, कैसे हमारी कंपनियाँ उन पॉलिसियों के साथ आगे बढ़ पाती थी, ये सारी कुछ बातें। कहता है इन इंडिया अ लॉट ऑफ डिस्कोर्सेस, रिसर्चेज एंड एक्सपेरिमेंट्स ऑन पब्लिक पॉलिसीज यूज टू टेक प्लेस इन द एज ओल्ड यूनिवर्सिटीज़ ऑफ तक्षशिला, वैशाली एंड नालंदा। ये लोग कहता है अगर हमारे देश की बात की जाए तो बहुत सारे यहाँ पे रिसर्चेज, एक्सपेरिमेंट्स, पब्लिक पॉलिसीज़ ये सब बनाए जाते थे तक्षशिला में, वैशाली में और नालंदा में। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एम्पेरर ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य, द ग्रेट इंटेलेक्चुअल गुरु ऑफ द एम्पेरर चाणक्य आउटलाइंड द पब्लिक पॉलिसी ऑफ द स्टेट। क्या कहता है बाबू, ये बात थी जब यहाँ पे राजा चंद्रगुप्त मौर्य राज करते थे, और कहता है कि द ग्रेट इंटेलेक्चुअल गुरु ऑफ द एम्पेरर चाणक्य, कहता है कि और वो चाणक्य के गुरु थे, उन्होंने बहुत सारी हमारे देश में पब्लिक पॉलिसियाँ, सरकारी नीतियाँ उन्होंने बनाई थी। ही ऑथर्ड द बुक अर्थशास्त्र। सबसे पहली बार उन्होंने ही अर्थशास्त्र बुक को लिखा था। अ कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क ऑफ स्टेट क्राफ्ट एंड पब्लिक पॉलिसी, है ना, जिसमें देश किस तरह से चलेगा, नीतियाँ सरकार की क्या होंगी, ये सारी बातें थी। इन ग्रीक सिटी, स्टेट्स एंड रोमन एम्पायर, पब्लिक पॉलिसी वॉज सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। कहता है अगर ग्रीक सिटी की बात करते हो, रोमन एम्पायर की बात करते हो, तो जो पब्लिक पॉलिसियाँ हैं वो सबसे ज़्यादा आकर्षण का केंद्र है। फिलोसफर लाइक प्लाटो एंड एरिस्टोटल हैड अ नंबर ऑफ डिस्कोर्सेस ऑन पब्लिक पॉलिसी। कहता है बहुत सारे ऐसे फिलोसफर थे जिनका नाम प्लाटो, जिनका नाम एरिस्टोटल था, उन लोगों का बहुत ज़्यादा मतभेद था पब्लिक सरकारी नीतियों पे। ड्यूरिंग द टाइम्स व्हेन अशोका द ग्रेट रूल्ड मगध, ही इंट्रोड्यूस द पॉलिसी ऑफ पीस एंड हार्मोनी। जब अशोका ने मगध का जब शासन संभाला था तो बाबू अशोका जो थे उनका पॉलिसी था पीस एंड हार्मोनी, है ना, मतलब शांति और सद्गुण की बातें वो लोग करते थे। ऑन द अदर हैंड गुप्ताज डिफाइंड वेरियस पॉलिसीज ऑन टैक्सेस। वहीं दूसरी तरफ जब गुप्ता डायनेस्टी था तो उन्होंने टैक्सेस के अलग अलग पॉलिसीज के बारे में बातें की थी, ट्रेड की, वॉरफेयर की। इन दिल्ली सल्तनत अलाउद्दीन खिलजी इंट्रोड्यूस्ड अ स्ट्रिंजेंट टैक्स रिफॉर्म, वेयर एज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ अकबर द ग्रेट लैंड रिफॉर्म वर इंट्रोड्यूस्ड अंडर द लीडरशिप ऑफ टोडरमल। क्या कहता है बच्चा,
कहता है बात अगर दिल्ली सल्तनत की करते हो तो अलाउद्दीन खिलजी ने बहुत ज़बरदस्त टैक्स रिफॉर्म, बहुत ही मतलब ज़्यादा टैक्स लोगों से लेने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ अगर अकबर की बात करते हो तो अकबर ने लैंड रिफॉर्म को इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें लीडरशिप जो थे वो हमारे देश के टोडरमल थे, जो अकबर के यहाँ बाबू आप कह सकते हो अकाउंटेंट थे, उनके साथ। इन ऑल द फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस, बी इट ओलियोक्रेटिक, मोनार्की, एरिस्टोक्रेसी, tyranny, डेमोक्रेसी, पब्लिक पॉलिसीज वर फॉर्मुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड। कहता है चाहे किसी भी तरह का गवर्नेंस क्यों ना हो बाबू, उन सारे के सारे गवर्नेंस में पब्लिक पॉलिसीज़ बनाए गए हैं और उन पब्लिक पॉलिसीज़ के साथ देश को चलाया गया है। कहता है इंडिया अटेन्ड फ्रीडम इन 1947। आप जानते हो कि हमारे देश को आज़ादी 1947 में मिली थी। विद द पार्टीशन ऑफ द नेशन, साथ ही साथ आज़ादी के साथ हमारे देश का बंटवारा भी हुआ था। राइट्स एंड फेमिन्स ब्रोक आउट इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द नेशन। कहता है बहुत सारे देश के बहुत सारे हिस्सों में लड़ाइयाँ हुई थी, भुखमरी आ गई थी, सुखाड़ आ गया था। द न्यू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फेस्ड अ मैमथ डेवलपमेंटल चेंज। कहता है कि हमारे देश की जो नई सरकार थी उसको बहुत परेशानी हुई थी, और उस परेशानी के कारण बाबू मतलब कि देश को आगे बढ़ाना संभालना, इसमें बहुत समस्या आई थी आज़ादी के बाद। स्ट्रॉन्ग पॉलिसी मेकिंग वॉज रिक्वायर्ड एज द नेशन हैड अ डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेजेस, कल्चर्स, इनइक्वालिटीज़। कहता है कि एक ज़बरदस्त पॉलिसी की ज़रूरत थी, क्योंकि हमारे देश की अगर बात करो तो हमारे यहाँ अलग अलग तरह का भाषा है, अलग कल्चर है, बहुत ज़्यादा लोगों के बीच असमानता है। द एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, लैक ऑफ इंडस्ट्रीज, लैक ऑफ इनफ फूड ग्रेन्स टू फीड द ह्यूज पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री, अ फ्रेजाइल बैंकिंग सिस्टम रिमेन्ड द अदर प्रॉब्लम्स। साथ ही साथ कहता है बाबू कि उस समय हमारे देश की सबसे बड़ी परेशानी थी प्रिंसली स्टेट्स, राजाओं का राज था, है ना। हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ बहुत कम थे, हमारे यहाँ खाने के लिए अनाज बहुत कम थे, देश की जनसंख्या बहुत बड़ी थी, है ना। हमारे देश का बैंकिंग सिस्टम बहुत बेकार था बाबू। ऐसे देश को आगे बढ़ाना आज़ादी के बाद हमारे देश के राजनेताओं के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। दस इंडिया वॉज लुकिंग फॉर स्ट्रॉन्ग पॉलिसी डिसीजंस। इसलिए हमारा देश जो था वो एक मजबूत पॉलिसी के राह में था। कहता है पॉलिसी इन द कंटेम्प्ररी ग्लोबल इकोनॉमीज। ये लो बाबू, अब कहता है कि उस समय जो पॉलिसीज़ चल रही थी ग्लोबल इकोनॉमी में, वो सारी पॉलिसियाँ क्या थी इसको देखना। कहता है इन द कंटेम्प्ररी वर्ल्ड द स्ट्रॉन्ग इकोनॉमीज लाइक यूएस, यूरोपियन नेशंस लाइक जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, स्वीडन एंड जापान फ्रॉम एशिया हैव क्लियर कट पॉलिसीज ऑन गवर्नेंस, इकोनॉमी, मार्केट, टैक्सेस एंड ड्यूटीज एंड मिलिट्री स्पेंडिंग। कहता है वहीं पे अगर बात आप करते हो बड़े बड़े मजबूत देशों की, जिस देशों में यूएस का नाम आता है, यूरोपियन नेशंस की बातें आती हैं, जर्मनी की बात होती है, फ्रांस की, स्विट्जरलैंड की, डेनमार्क की, स्वीडन की, जापान की, है ना। ये सारी जो कंट्रियां थी बाबू, ये सारे जो देश थे, इन सारे देशों में एक बढ़िया सी पॉलिसी थी जिससे वो सारे देश आगे चलते थे। मार्केट, टैक्सेस, ड्यूटीज़, मिलिट्री स्पेंडिंग, ये सारी चीज़ें वहाँ थी। द इमर्जिंग इकोनॉमीज लाइक ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, कॉमनली नोन एज ब्रिक्स नेशन, हैव डिस्टिंक्ट पॉलिसीज ऑन गवर्नेंस। कहता है कि उस समय जो एमर्जिंग इकोनॉमी था, जो अभी एमर्ज ही कर रहा था, जो आगे बढ़ ही रहा था, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन सब की बात होती है, जो ब्रिक्स नेशन है, कहता है उन सारे देशों में अलग अलग नीतियाँ थीं देश को चलाने के लिए। द सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट स्टेट लाइक चाइना, नॉर्थ कोरिया, erstwhile सोवियत यूनियन यूज्ड टू सेट हाईली कंट्रोल्ड पब्लिक पॉलिसीज़। कहता है जितने भी सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट देशों की बात कर लो, चाइना की बात कर लो, नॉर्थ कोरिया की बात कर लो, है ना, सोवियत यूनियन की बात कर लो, ये सब बहुत ही कंट्रोल्ड पॉलिसियाँ, बहुत ही नियंत्रित नीतियाँ बनाते थे इस देश के गवर्नमेंट, और इस देश को आगे बढ़ाते थे। टू कोप विद द वेरिड इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स एंड डिमांड्स ऑफ द पीपल, एवरी सिंगल गवर्नमेंट हैज़ टू आउटलाइन दीज पॉलिसीज़। कहता है कि अलग अलग आर्थिक समस्याओं से निपटने के लिए, लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, देश को आगे बढ़ाने के लिए हर देश की सरकार को इन नीतियों को बनाना और इन नीतियों के साथ अपने देश को चलाना ज़रूरी था। दिस चैप्टर endeavors टू एक्सप्लेन द मीनिंग एंड टाइप्स ऑफ पॉलिसी। ये चैप्टर आपको पॉलिसी का मतलब, पॉलिसी के टाइप को बतलाएगा। इट विल ऑल्सो हाईलाइट द डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स ऑफ अ पॉलिसी। पॉलिसी के अलग अलग कौन कौन से कॉम्पोनेंट होते हैं वो आपको बताएगा।
इट विल स्पेशली फोकस ऑन इंडियाज इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन द ईयर 1992। ये आपको हमारे देश में होने वाले जितने भी बदलाव हैं, खास करके 1992 में, उन सारे बदलावों के बारे में बताएगा। एंड द मेजर चेंजेस इन पॉलिसीज सिंस देन, और उसके बाद से जो बहुत बड़े पैमाने पे जो नीतियों में बदलाव आई हैं, उन सारी बदलावों के बारे में। दिस चैप्टर स्पेशली कॉन्सेंट्रेट्स ऑन द मॉन्यूमेंटल एफर्ट्स इन चेंजिंग द पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिसीज। कहता है ये चैप्टर जो है वो कंसंट्रेट करता है बाबू इस एफर्ट पे जिसमें बातें पोस्ट इंडिपेंडेंट पॉलिसीज़ की होती है, आज़ादी के बाद के नीतियों की होती हैं। दीज एफर्ट्स आर कॉमनली रेफर्ड टू एज लिबरलाइजेशन। यहाँ पे बातें लिबरलाइजेशन की, प्राइवेटाइजेशन की और ग्लोबलाइजेशन की होंगी, जिससे हमारे देश की ये सारी नई नीतियाँ, जिससे हम लोगों ने अपने देश को आगे बढ़ाने के बारे में, चलाने के बारे में सोचा था। बात अगर लिबरलाइजेशन की करते हो तो लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी रेफर टू द ग्रेजुअल डिक्रीज इन गवर्नमेंट कमांड एंड कंट्रोल ओवर द इकोनॉमिक पॉलिसीज। ये लो क्या कहता है बाबू, याद करो, हम लोग लिबरलाइजेशन के बारे में जानते हैं। हम लोग जानते हैं बाबू कि सरकार के द्वारा बनाई गई नीति, उस नीति में जो गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस था, गवर्नमेंट का जो ओनरशिप था, गवर्नमेंट का जो कंट्रोल था कंपनियों के ऊपर, उस ओनरशिप को, उस कंट्रोल को घटाना, उसमें प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को शामिल करना, यही एक प्रोसेस था, ये एक पॉलिसी था जिसको लिबरलाइजेशन पॉलिसी के नाम से जानते थे। कहता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ टैक्स स्ट्रक्चर, इसमें टैक्स को आसान किया गया था। रिमूविंग कोटा, कोटा को हटा दिया गया था। बार्स एंड इकोनॉमिक रेस्ट्रिक्शंस आर सम एग्जांपल ऑफ लिबरलाइजेशन। कहता है कोटा हटा दिया गया था, अलग अलग जो रुकावटें थी जो देश के अलग अलग कंपनियों को आगे बढ़ने से रोक रही थी, उन सबको यहाँ पे हटा दिया गया था। बाबू अगर बात प्राइवेटाइजेशन की करते हो तो कहता है कि प्राइवेटाइजेशन इन इट्स प्यूरेस्ट फॉर्म मींस ट्रांसफर ऑफ गवर्नमेंट ओनरशिप टू प्राइवेट हैंड्स। सीधे सीधे शब्दों में बाबू प्राइवेटाइजेशन का मतलब होता है कि सरकार का नियंत्रण जिन सारे चीज़ों पे है, जिन सारे रिसोर्सेज पे है, उन सारे रिसोर्सेज के ऊपर सरकार का नियंत्रण हटा करके निजी लोगों के हाथ में वो कंट्रोल दे देना। In real life, it is done in different forms. In some cases, ownership of all shares is transferred from government to a single highest bidder. VSNL was taken by Tata Telecom. है ना, बच्चा कहता है कि अगर आप रियल लाइफ में बात करो तो ये अलग अलग तरीके से होता है। अगर आप अपने देश की बात करो तो हमारे देश में जो VSNL था, विदेश संचार निगम लिमिटेड, ये पूरी तरीके से गवर्नमेंट कंपनियां थी। इसके सारे के सारे शेयर्स जो हैं वो टाटा टेलीकॉम को बेच दिया गया था। इन लार्ज चंक ऑफ शेयर्स इज सोल्ड टू पब्लिक। कहता है बड़े पैमाने में लोगों को ये सर्विस बेचा गया था, ये शेयर्स बेचा गया था। बट मेजॉरिटी शेयर्स आर इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट। लेकिन कहता है कि कुछ ऐसी भी कंपनियां हैं जिनके मेजॉरिटी शेयर्स गवर्नमेंट के पास हैं, वो सब हैं ONGC, सेल, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये सारे। बच्चे ग्लोबलाइजेशन की बात अगर यहाँ पे आती है तो याद करो हमने ग्लोबलाइजेशन को पहले से भी जाना है, आप लोग भी जानते हो कि बच्चा याद रखना, ये डेफिनेशन मुझे आज भी बड़ा पुराना डेफिनेशन अपने स्कूल के टाइम का डेफिनेशन याद है बच्चा। ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटिंग आवर इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी। मतलब हमें अपने अर्थव्यवस्था को हम लोग जब बाहर के विदेश के अर्थव्यवस्था के साथ जोड़ देते हैं, है ना, मतलब बाबू अब हम लोग सिर्फ एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए, गुड्स के कंजम्पशन के लिए सिर्फ अपने देश पे निर्भर ना रह के विदेशों से भी खरीदते हैं, विदेशों को भी बेचते हैं। तो इस प्रोसेस को बाबू जहाँ पे हम लोग अपनी इकोनॉमी को उसके इकोनॉमी से जोड़ रहे हैं, इसको हम लोग ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। देखना बच्चा ध्यान से, कहता है ग्लोबलाइजेशन रेफर्स टू टेकिंग ऑफ रिस्ट्रिक्शंस इन एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ये लो, है ना, गुड्स और सर्विस के एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे जो रिस्ट्रिक्शन है, जो रुकावट है, जो रोक है, उसको हटा देना। इट ऑल्सो कवर्स द मेजर्स ऑफ लिफ्टिंग द ट्रेड बैरियर्स। साथ ही साथ कहता है कि व्यापार में होने जितनी भी बैरियर्स हैं, व्यापार में जितने भी बाबू रुकावटें हैं, उन सारे रुकावटों को हटा देने का काम भी इसी ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस से किया जाता है। आ जाओ बच्चा, कुछ पॉलिसी के बारे में, इसके मतलब को, मीनिंग ऑफ पॉलिसी, मतलब पॉलिसी क्या है उसको समझते हैं। कहता है रेनू विजिट्स नेशनल लाइब्रेरी एंड फ्रीक्वेंटली ऑर्डर्स अ प्लेट ऑफ वेजिटेरियन थाली एट ₹30 a plate. The similar thali in the nearby railway canteen is available at ₹45. She gets the similar food at ₹210 at the big restaurants at the city center. India followed a mixed economy, and that is why state provides subsidy on food and libraries. Instruct railway canteen operate to change a reasonable price fixed by the government. However, the restaurant at a city center may charge good amount of margin. ये लो, कहता है कि बाबू आपने देखा कि रेनू जो है वो 3 अलग अलग जगह जा रही है, लाइब्रेरी में जा रही है,
रेलवे कैंटीन में जा रही है और बड़े से रेस्टोरेंट में जा रही है, तो इन तीनों जगह पे उसी सेम वेजिटेरियन थाली के अलग अलग प्राइस हैं। नेशनल लाइब्रेरी में सबसे कम है क्योंकि गवर्नमेंट वहाँ पे फूड पे सब्सिडी देती है, छूट देती है, मानती है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो हाई क्लास के लोग हैं वो नहीं खाने आएंगे। वहीं इंडियन रेलवे में थोड़ा प्राइस ज़्यादा है, ये मानती है कि रेलवे को रन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए उन्हें पैसे चाहिए। और वहीं पे गवर्नमेंट जो है वो रेस्टोरेंट वालों से टैक्स लेती है, इसलिए उनको आज़ाद कर देती है कि आप अपने फूड प्राइस, अपने फूड्स के, अपने प्रोडक्ट्स के, आप अपने सर्विसेज के अपने प्राइस खुद आप तय कर सकते हो। तो आप देख सकते हो। लेकिन इंग्लैंड की बात करो, यू डू नॉट हैव टू पे अ सिंगल पेनी टू एंटर द ब्रिटिश म्यूजियम and National Art Gallery. Though UK follows capitalist economy, it has several socialist principles ingrained in its policy. ये लो कहता है। लेकिन वही बात अगर आप ब्रिटेन की करो तो ब्रिटेन के म्यूजियम में, ब्रिटेन के नेशनल आर्ट गैलरी में आपको एक भी पैसे नहीं देने होंगे। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन जो है वो एक तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी फॉलो करता है, साथ ही साथ उस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में भी बहुत सारे सरकार के जो प्रिंसिपल्स है, जो सिद्धांत हैं, वो सारे सिद्धांत उसमें सम्मिलित हैं, उसको उन लोगों को फॉलो करना पड़ता है। कहता है इन एनी नेशन, किसी भी देश में, पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस इज रिलेटेड टू पॉलिटिकल एक्शंस। कहता है पॉलिसी मेकिंग, पॉलिसी की अगर बात करते हो तो पॉलिटिकल एक्शन से जुड़ा हुआ है। लॉन्गबैक, ग्रैबियल, एल्मोंड outlined political system as a set of interactions having structures, each of which performs its function in order to keep it like an ongoing concern. ये लो बाबू, कहता है बहुत पहले गैब्रियल ऑलमोंड की बात यहाँ पे कहता है कि गैब्रियल ऑलमोंड जो थे, उन्होंने पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में कहा था कि पॉलिटिकल सिस्टम जो है वो एक ढांचा है, जिस ढांचे में हर एक जो इंसान है, हर एक जो मेंबर है, वो अपना अपना टास्क परफॉर्म करता है ताकि वो जो सिस्टम है, जो ढांचा है, वैसा ही बना रहे और आगे बढ़ता रहे। इट इज़ अ सेट ऑफ प्रोसेस दैट रूटीनली कन्वर्ट्स इनपुट इनटू आउटपुट। कहता है कि ये एक प्रोसेस का, एक तरीकों का सेट है जिसमें इनपुट को हम लोग आउटपुट में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। दीज आउटपुट्स आर दी पब्लिक पॉलिसीज़, और ये सारे आउटपुट क्या हैं? पब्लिक के पॉलिसीज़ हैं। एन ऑटोक्रेटिक रूलर लुक्स फॉर पॉलिसीज़ विच डोमिनेट ओवर पब्लिक फ्रीडम। कहता है अगर वहीं पे बात अगर आप ऑटोक्रेटिक रूलर की करते हो तो ऑटोक्रेटिक रूलर जो होता है वो लोगों की आज़ादी को हमेशा वो उसको रोकता है ना, डोमिनेट करता है, ये कहता है व्हेन इंडिया वाज अ ब्रिटिश कॉलोनी पब्लिक फ्रीडम वाज कॉन्स्पिक्यूअस बाय इट्स एब्सेंस। कहता है जब हम लोग ब्रिटिश कॉलोनी थे तो ऐसे केस में हमारी फ्रीडम भी बहुत हद तक रोकी जाती थी। टैक्स रूल्स वर स्ट्रिंजेंट। कहता है टैक्स के जो नियम है, कर के जो नियम है, वो बहुत ही टफ थे, हार्ड थे ऑन इंडियन ट्रेडर्स, हमारे देश के व्यापारियों पे। वेयर एज अ डेमोक्रेसी फ्रेम्स लिबरल पॉलिसीज। वहीं बात अगर आप डेमोक्रेसी की बात करते हो तो डेमोक्रेसी में लिबरल, आसान नीतियां बनाई जाती हैं, जबकि वो डेमोक्रेसी था फिर भी आसान नीतियां नहीं थी। इन द इंडियन डेमोक्रेसी वी हैव सेवरल political parties, leaders are free to argue in the parliament. State and the center have many shared responsibilities. People's grievances are heard. There are several legal systems to take care of disputes. क्या कहता है बाबू कि अगर बात आप स्टेट की करते हो, बात अगर आप सेंटर की करते हो, तो ऐसे केस में आपको याद रखना पड़ेगा कि हमारे देश में अलग अलग तरह की पॉलिसियां हैं जो सरकार के द्वारा बनाई जाती हैं और जो अलग अलग जगह पे लागू होते हैं, है ना, जिनका अलग अलग परिणाम हमारे देश के गवर्नेंस में, हमारे देश के डेवलपमेंट में आता है। कहता है कि जिसमें ये भी कहता है वी हैव सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज, हम लोग के पास अलग अलग राजनीतिक दल हैं, लीडर्स हैं, लीडर फ्री हैं पार्लियामेंट में बात करने के लिए, वो फ्री हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करने के लिए, लोगों के ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, उनके ज़रूरत को सुनने के लिए। कहता है कि बहुत सारे ऐसे लीगल, वैधानिक ऐसे उपचार हैं, उपाय हैं जिससे हम लोग अपने झगड़ों को सुलझा सकते हैं अपने देश में, ये कहता है ऑलमोंड क्लासिफाइड दीज इनपुट्स ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम इनटू जेनेरिक फंक्शनल कैटेगरीज लाइक पॉलिटिकल सोशलिज्म एंड रिक्रूटमेंट, इंटरेस्ट एग्रीगेशन, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन एंड पॉलिटिकल कम्युनिकेशन। आलमंड ने इन्हीं सारे चीज़ों को क्लासिफाई किया और कहा कि ये एक पॉलिटिकल सिस्टम का एक इनपुट है जिसका फंक्शन है ये सारे काम करना, जिसमें पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की बातें होती हैं, रिक्रूटमेंट की, इंटरेस्ट एग्रीगेशन की, इंटरेस्ट आर्टिकुलेशन की, पॉलिटिकल कम्युनिकेशन की, ये सारी बातें यहाँ होती हैं। Output activities are those which are carried on by a political system in response to demand or stresses placed upon the system in the form of inputs.
कहता है आउटपुट जनरली टेक द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंटल पॉलिसीज, प्रोग्राम्स, डिसीजंस ईटीसी। आउटपुट के बारे में क्या कहता है कि आउटपुट जो है वो जनरली गवर्नमेंटल पॉलिसीज़ के तौर पे, प्रोग्राम्स के तौर पे, डिसीजंस के तौर पे फॉर्म किए जाते हैं। डेविड ईस्टन प्रोपाउंडेड अनदर मॉडल ऑन पॉलिटिक्स पॉलिसी रिलेशनशिप विच इज़ नोन एज फीडबैक ऑफ द ब्लैक बॉक्स मॉडल। कहता क्या है, कहता है बाबू यहाँ बात डेविड ईस्टन की करता है। कहता है कि डेविड ईस्टन ने एक बहुत ही अच्छा मॉडल पॉलिटिक्स पॉलिसी रिलेशनशिप के बारे में इन्होंने प्रिपेयर किया था, बताया था, जिसका नाम था ब्लैक बॉक्स मॉडल। दिस मॉडल आइडेंटिफाइज दैट देयर आर मेनी सोसाइटल डिमांड्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द डिसीजंस एंड पॉलिसीज डिजाइंड बाय द स्टेट। कहता है बहुत सारे ऐसे समाज की ज़रूरतें होती हैं जिन ज़रूरतों को बहुत बार हमारे देश की सरकार जो है वो अपने नीतियों के निर्माण में उन ज़रूरतों को शामिल नहीं करती है। In course of time, the government tried to look for some avenues to look for a feedback process towards public policy। कहता है कई बार जो है हमारे देश की सरकार जो है वो हमेशा इस बात को ध्यान रखती है, देखती है कि बातें फीडबैक प्रोसेस टुवर्ड्स पब्लिक पॉलिसी, सरकार की जो नीतियां हैं उन नीतियों के विरुद्ध लोगों का विचार क्या है, फीडबैक क्या है। दीज प्रोसेसेस आर नोन एज पॉलिसी रिफॉर्म्स, और इन प्रोसेस को हम लोग पॉलिसी में होने वाले बदलाव के नाम से जानते हैं। वी फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व सच ब्लैक बॉक्स मॉडल इन इंडिया। हमारे देश में इस ब्लैक बॉक्स मॉडल को ऑब्जर्व किया जा सकता है, देखा जा सकता है। गवर्नमेंट मेक्स सेवरल एक्सपेरिमेंट्स इन टैक्स। कहता है हमारे देश में सरकार जो है वो टैक्स में अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट करती है, अलग अलग तरह के बदलाव करती है। ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी में अलग अलग बदलाव करती है। चेंजेस देम ऑन पब्लिक डिमांड, लोगों के ज़रूरतों पे, लोगों के मांग पे, उन सारी चीज़ों में बदलाव होती रहती है। The indirect tax regime has been changed with the introduction of GST with effect from 1st July 2017। कहता है 1 जुलाई 2017 से इनडायरेक्ट टैक्स के तरीकों को बदल दिया गया GST से। Earlier age old the Companies Act 1956 was replaced by a new act in the year 2013। उससे पहले की अगर बात करो तो पुरानी जो कंपनीज एक्ट थी 1956 वो बदल दी गई थी नई कंपनीज एक्ट 2013 से। तो ये सारी कुछ ऐसी चीज़ें हैं बच्चे जो हमें यहाँ पे ध्यान से समझनी पड़ेंगी, है ना बच्चा। अगर आगे देखो तो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चा हमारा पब्लिक पॉलिसी, है ना। इस पब्लिक पॉलिसी को देखते हैं और देखते हैं कि इस पब्लिक पॉलिसी में बातें क्या की जा रही हैं। आना बच्चा अगले पॉइंट पे, पब्लिक पॉलिसी। कहता है रोहित सेल्स फायर क्रैकर इन दिल्ली। रोहित जो है वो दिल्ली में फायर क्रैकर बेचता है। ही वॉज फाइंड बाई लोकल पुलिस फॉर सेलिंग फायर क्रैकर्स विद एन एक्सपायर्ड ट्रेड लाइसेंस। कहता है वो पुलिस के द्वारा फाइन किया गया, उसके ऊपर बाबू फाइन लगाया गया क्योंकि उसका ट्रेड व्यापार का उसका जो लाइसेंस था वो एक्सपायर हो चुका था। सुखबीर एम्प्लॉयड 34 फुल टाइम वर्कर्स इन हिज गैरेज। सुखबीर जो है वो अपने गैरेज में 34 फुल टाइम वर्कर को रखता है। ही वॉज एडवाइज्ड बाय हिज चार्टर्ड अकाउंटेंट टू पे प्रोविडेंट फंड फॉर ऑल ऑफ देम। उसके चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा ये एडवाइस किया गया कि वो सबको PF दे, प्रोविडेंट फंड दे। रेंज वॉज नॉट अलाउड टू एंटर Kuwait by the immigration officer as he had several visa stamping in Tel Aviv airport in Israel। ये लो कहता है रेंज वॉज नॉट अलाउड टू एंटर कुवैत बाय द इमिग्रेशन ऑफिसर्स, है ना। इमिग्रेशन ऑफिसर के द्वारा कुवैत में रेंज को एंटर नहीं करने दिया गया। हैड सेवरल वीज़ा स्टैंपिंग इन तेल एविव एयरपोर्ट इन इजराइल। कहता है इजराइल में उसने अपने वीज़ा के स्टैंपिंग में कुछ गड़बड़ हुआ था इस वजह से, है ना। फिर देखो भारत वॉज इम्प्रिजेंट फॉर 3 days इन सिंगापुर एज ही वायलेटेड ट्रैफिक रूल्स। ये लो भारत नाम का एक इंसान था जो सिंगापुर में 3 दिन के लिए जेल में रहा था क्योंकि उसने ट्रैफिक के नियमों का उल्लंघन किया था। कोक वॉज ड्रिवन आउट ऑफ इंडिया इन 1977 एज देन रूलिंग पार्टी वॉज अ स्ट्रॉन्ग बिलीवर ऑफ स्वदेशी, है ना। हमारे देश से 1977 में कोक को हटा दिया गया था क्योंकि जो रूलिंग पार्टी थी वो रूलिंग पार्टी अपने देश के प्रोडक्ट को अपने देश में चलाने में, यूज़ करने में ज़्यादा विश्वास रखती थी। फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स वी अंडरस्टैंड दैट पब्लिक पॉलिसी इज गाइडेड बाई सोशल, कल्चरल, रिलीजियस एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स। बाबू ऊपर जितने भी आपने एग्जाम्पल देखे वो सारे के सारे एग्जाम्पल पब्लिक पॉलिसी के थे, जिसके बारे में आपने ये देखा कि ये बहुत ज़रूरी होता है। सोशल, कल्चरल, रिलीजियस और पॉलिटिकल फैक्टर्स के द्वारा ये सब गाइडेड होते हैं। इन द 1990s कोक केम बैक टू इंडिया। इन इंडिया ए स्मॉल फाइन इज देयर फॉर ट्रैफिक रूल्स वायोलेशन। कहता है कि 1990 में कोक वापस आ गया क्योंकि गवर्नमेंट बदल चुका था।
कहता है हमारे देश में ट्रैफिक रूल तोड़ने पे बहुत छोटा फाइन होता है, बट इन सिंगापुर ट्रैफिक रूल वायोलेशन इज टेकन एज मेजर ऑफेंस। लेकिन वहीं सिंगापुर में अगर आप सड़कों के नियमों का उल्लंघन करते हो तो वो बहुत बड़ा अपराध है। ड्यू टू पॉलिटिकल डिफरेंस विथ इजराइल, इमिग्रेशन ऑफिसर इन मेनी अरब नेशंस डिक्लाइन एंट्री ऑफ फॉरेन विजिटर्स हैविंग मल्टीपल वीजा स्टैंपिंग्स ऑन देयर पासपोर्ट्स। क्या कहता है? कहता है कि पॉलिसी के बदलाव के कारण बाबू कई बार इजराइल में जितने भी इमिग्रेशन ऑफिसर होते हैं वो हमेशा अरब नेशंस के एंट्री के अरब नेशंस के लोगों को एंट्री पे बैन कर देते हैं, क्योंकि उनके वीज़ा पे मल्टीपल स्टैंपिंग होते हैं, है ना। लाइसेंस एंड पीएफ इश्यूज आर टेकन सीरियसली इन इंडिया। हमारे देश में लाइसेंस और प्रोविडेंट फंड को बहुत ही सीरियसली लिया जाता है। दीज पॉलिसी इशूज़ आर नॉट डाइवर्स इंस्टेंसेस। कहता है ये सारे जो नियम है, सारी जो नीतियां हैं, ये सारे मतलब अलग अलग तरह की सिर्फ घटनाएं ही नहीं हैं। FDI पॉलिसी ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट derives its origin from the country economic standpoint, whereas respect for all religion is more of a cultural fabric designed by the Indian Constitution। क्या कहता है? कहता है अगर हमारे देश के फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI पॉलिसी की अगर बात करो तो गवर्नमेंट जो है उसने इसकी शुरुआत जो है वो हमारे देश के ही नियम कानूनों के अनुसार, हमारे देश के ही लोगों के रहन सहन, लोगों के रिलीजन के अकॉर्डिंग इसकी शुरुआत की गई है। जहाँ पे कहता है कि हमारे देश में हर रिलीजन, हर धर्म के लोगों का इज्जत होता है। कहता है कि हमारे यहाँ कल्चरल फैब्रिक डिज़ाइंड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कहता है हमारे यहाँ कल्चर को हम लोग, अपने देश के संस्कृति को हम लोग अच्छे तरीके से आगे बढ़ाते हैं। ये सब हमारे देश में डिज़ाइन किया गया, सारी बातें हमारे देश के पॉलिसियों के साथ साथ चलती हैं। द पॉलिसी ऑफ कीपिंग स्पेशल कंपार्टमेंट्स फॉर लेडीज़ इन ट्रेन्स। कहता है कि ट्रेन में लेडीज़ के लिए अलग कंपार्टमेंट रखना, ये प्रोविज़न। इनमेट्स फॉर सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव। कहता है कि ये सोशियो कल्चरल मतलब हमारे देश के सामाजिक और हमारे देश के कल्चरल पर्सपेक्टिव को दिखाता है, दर्शाता है ना। ये कहता है बच्चा। तो उम्मीद करता हूँ बच्चे यहाँ तक की बातें आपको ध्यान रहेंगी, है ना। मिलते हैं हम लोग फिर से अपने दूसरे लेक्चर में, चैप्टर नंबर 4 के, और वहाँ पे कुछ और आगे की बातें इस चैप्टर की हम लोग देखते हैं बच्चे। वहाँ पे हम लोग कुछ और आगे की बातें करते हैं, जानते हैं कि इस चैप्टर में हमें और क्या क्या सीखना है और क्या क्या जानना है। ठीक है बच्चा पार्टी, तो अभी के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू, बाय बाय।